हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं तार्किक क्रम, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑर्डर सीक्वेंस। हर परीक्षा में एसएससी या इवन हर परीक्षा में यहां से एक प्रश्न जरूर बनते हैं। तीन टॉपिक एक साथ आपके होते हैं, रैंकिंग, ऑर्डर सीक्वेंस और सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। ये तीनों लगभग के कॉन्सेप्ट इनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं तार्किक क्रम। तो जो लोग अभी वीडियो में अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत है ना। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तुरंत आप जाएं और वीडियो को शेयर कर दें, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तुरंत प्ले स्टोर में जाएं और अभी तुरंत जो है स्टडी 91 के एप्लीकेशन को क्या करें, डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे इस क्लास का रिलेटेड पीडीएफ, क्लास टेस्ट सब कुछ आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तुरंत शेयर कर दें, है ना। और बाकी आपके कमेंट जो आते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, अच्छा होता है। कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना, कोई बात नहीं, है ना। वो कहते हैं ना, गीता में क्या दिया गया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न देखिए कैसे बनता है। आपके स्क्रीन पर प्रश्न क्या है, देखिए क्या कह रहा है, विनय अमन से भारी है। क्या कह रहा है, विनय अमन से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राहुल। अमन किशन से भारी है, नीरज विनय से भारी है लेकिन राहुल से हल्का है। इनमें से सबसे हल्का कौन है? क्या करिए, इनमें से कह रहा है कि सबसे हल्का कौन है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको अरेंज करने का सबका अपना अपना मेथड है। कुछ लोग बड़े को इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि विनय है और कह दिया यहां पे कि विनय अमन से भारी है। इसका मतलब ये हो गया क्या, विनय इज ग्रेटर देन अमन, है ना। कुछ ऐसे बताते हैं लोग, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगा कि इस चीज का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बीच में अगर कोई आता है तो उसको अरेंज करने में दिक्कत हो जाती है ना। अगर बीच में कोई आता है तो इसको अरेंज करने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम इसको ऐसे अरेंज नहीं करेंगे। आप ऐसे कि विनय अमन से भारी है या बड़ा है इसको दिखाना है तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा और जो छोटा होगा वो क्या होगा, नीचे। जैसे विनय अमन से भारी है तो विनय ऊपर हो गया, भारी हो गया, और अमन नीचे हो गया तो क्या हो गया, हल्का हो गया। अब इसका फायदा क्या है कि अगर कोई बीच में आएगा तो बीच के लिए हमारे पास जगह है अरेंज करने की, हम यहां पे समय बचा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अरेंज करते, अगर बीच में कोई आता तो आपके समय को क्या करता, बढ़ा जाता, है ना। इसलिए आप इस तरीके से करने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूं अभी। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विनय अमन से भारी है ना। विनय अमन से भारी है, इसका मतलब विनय ऊपर हो गया और अमन क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना। विनय क्या हो गया, अमन से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राहुल। इसका मतलब राहुल से कम भी हो सकता है, ज्यादा, दोनों की पॉसिबिलिटीज है यहां पे। कह रहा अमन किशन से भारी है। क्या है, अमन किशन से भारी है, इसका मतलब अमन के नीचे क्या आ जाएगा, किशन आ जाएगा, क्योंकि अमन भारी है ना, और अमन भारी है तो अमन ऊपर होगा, और किशन हल्का है तो किशन क्या होगा, नीचे होगा। ठीक, चलिए, नीरज विनय से भारी है ना। नीरज विनय से क्या है, भारी है, तो ये हो गया आपका क्या, नीरज, है ना। लेकिन राहुल से हल्का है। क्या है, राहुल से हल्का है, इसका मतलब राहुल नीरज से क्या है, भारी है, तो राहुल ऊपर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है सबसे हल्का कौन है। क्या पूछा है, सबसे हल्का कौन है, तो जो नीचे होगा वही तो सबसे हल्का होगा, और सबसे हल्का कौन है, किशन है। तो इस प्रश्न के लिए किशन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। किशन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई, क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो तुरंत आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे जोड़ें और लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आप इसको पढ़िए और फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए। सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं, है ना। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है।
सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? मतलब लंबाई के, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि लंबाई को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कौन दूसरे स्थान पर आएगा, है ना, ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है पहला, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन कमल से लंबाई में क्या है? छोटा है। इसका मतलब कमल ऊपर होगा, बोलिए, और सचिन क्या होगा? नीचे होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। कौन? सचिन। तो सचिन ऊपर हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। मोहन सबसे लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, इसका मतलब मोहन सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा अरुण थोड़ा छोटा है कमल से। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से। अरुण क्या है? कमल से छोटा है और सचिन से लंबा है, तो अरुण कमल और सचिन के क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है? तो पहले नंबर पे मोहन, दूसरे नंबर पे कमल, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे सचिन और पांचवें नंबर पे राम। तो क्या हो जाएगा? कमल। कमल इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। कमल इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए और आंसर करने का प्रयास करिए। 5 जिलों का एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है ना। धनबाद पलामू से बड़ा है और बाराबंकी क्या है? फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू। कौन सा जिला सबसे बड़ा है ना? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका आंसर हमको करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो सबसे कह रहा है कि अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है ना। इसका मतलब फतेहपुर ऊपर हो जाएगा। फतेहपुर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा अकबरपुर। ये हो जाएगा अकबरपुर, है ना। फतेहपुर अकबरपुर से क्या है? छोटा है। धनबाद पलामू से बड़ा है। अब कह रहा है कि धनबाद बड़ा है किससे? धनबाद बड़ा है किससे? पलामू से। लेकिन ये इसमें सेट हो जाए, अभी इतना पढ़ने के बाद हमको कोई जानकारी नहीं मिली है किसको हम इसके साथ कैसे जोड़ दें। ये बिल्कुल अलग सा स्टेटमेंट है। इसका मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा और आगे कोई ऐसा फैक्ट आएगा जो इसको इसके साथ जोड़ देगा, है ना। आगे पढ़ना पड़ेगा और आगे ऐसा कोई फैक्ट आएगा जो इसको इसके साथ जोड़ देगा। कह रहा है धनबाद पलामू से बड़ा है और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू। मतलब पलामू जितना बड़ा नहीं है ना, लेकिन फतेहपुर से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब पलामू से छोटा हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा क्या? बाराबंकी। बाराबंकी क्या है? फतेहपुर से बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू। इसका मतलब यह है कि बाराबंकी से बड़ा कौन हो जाएगा? बाराबंकी से बड़ा हो जाएगा क्या? पलामू, है ना। बाराबंकी से बड़ा क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। और फिर पलामू से बड़ा क्या है बताइए? धनबाद है, तो धनबाद ऊपर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। बात समझ में आई? सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं धनबाद हो जाएगा। ठीक, अगर दिक्कत है कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फतेहपुर ऊपर होगा और अकबरपुर नीचे होगा। बोलिए होगा कि नहीं? फतेहपुर ऊपर होगा, अकबरपुर क्या होगा? नीचे होगा। फिर कह रहा है धनबाद पलामू से बड़ा है। अब ये फैक्ट हमको कुछ सटीक जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसको हम या तो बनाएं या तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, इसका मतलब बाराबंकी फतेहपुर के ऊपर हो जाएगा। बाराबंकी, है
है ना, फतेहपुर से बड़ा, किंतु इतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू। इसका मतलब पलामू से छोटा है, पलामू जितना बड़ा नहीं है, तो पलामू क्या हो जाएगा, बाराबंकी के ऊपर हो जाएगा पलामू, है ना। अब देखिए इसी फैक्ट को इसके साथ पढ़िए, धनबाद पलामू से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब धनबाद ऊपर हो जाएगा, है ना, धनबाद क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा जिला, आप कह सकते हैं चौथा नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चौथा नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्य का है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का क्या कह रहा है, मोहन के सिक्के से महंगा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है। ठीक, क्या कह रहा है, सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक, मतलब जो सिक्का भारी होगा उसका मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। जो सिक्का भारी होगा उसका मूल्य क्या होगा, ज्यादा ऊपर होगा, और जो सिक्का हल्का होगा उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा या नीचे होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। ये हो गया राम का सिक्का मोहन के सिक्के से क्या है, भारी है ना। ये हो गया आपका मोहन। ठीक, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्य का। अब ध्यान दीजिए कि रमेश के सिक्के से अधिक मूल्य का है, इसका मतलब रमेश की दो पॉसिबिलिटीज है, रमेश यहां भी हो सकता है और रमेश नीचे भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों, क्योंकि राम का सिक्का दोनों ही कंडीशन में रमेश के सिक्के से क्या है, भारी है। ठीक, आगे देखिए, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का सिक्का ऊपर हो गया, है ना। फिर उसके बाद लेकिन योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का है। लेकिन योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का है, तो योगेश का सिक्का ऊपर हो गया। अब क्या है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, मतलब भारी है, इसका मतलब रमेश नीचे से हट जाएगा, है ना। यहां पे कौन हो जाएगा, रमेश, और रमेश का सिक्का क्या है, मोहन के सिक्के से भारी, इसका मतलब ये हो जाएगा मोहन। तो कह रहा है सबसे मूल्यवान या महंगा सिक्का किसके पास है, तो आप कहेंगे सबसे मूल्यवान सिक्का योगेश के पास है ना। सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का है योगेश के पास। ठीक, चलिए हो गया। तो जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तुरंत आप जाएं और वीडियो को हमारे क्या करें, लाइक करके तुरंत आप शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ क्या हो, जुड़ सके। ठीक, बहुत ही शानदार सा सवाल है, हम चाहते हैं कि इसको आप एक बार प्रयास करें, है ना। बहुत ही शानदार सा सवाल है और बहुत ही कठिन सवाल है। जरा सा आप इसको देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही कठिन और शानदार सा सवाल है, जरा आप इसको प्रयास करें सॉल्व करने का। ठीक, देखिए एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, है ना, एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, रणधीर को जो अंक मिले वे कुणाल और देवू के को मिले अंकों के योग से अधिक थे, है ना। रणधीर को जो अंक, अब इसको स्टेटमेंट हम बांट लेते हैं। ये हमारा होता है पहला स्टेटमेंट, है ना, यहां से यहां तक ये हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक, यहां से हम इसको कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट। कृणाल और संकल के कुल अंकों का योग रणधीर के अंक से अधिक है ना। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, ये हो जाएगा स्टेटमेंट थर्ड। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, और अगला है नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक, चार स्टेटमेंट हैं हमारे पास, और चार स्टेटमेंट से हमको ये बताना है किसको सबसे अधिक अंक मिले। ठीक, अब देखिए
पहला स्टेटमेंट लें तो क्या क्या कंडीशन बनेगा, रणधीर का अंक कुणाल और देवू को जोड़ से ज्यादा है, इसका मतलब कुणाल और देवू का योग कंफर्म है कि रणधीर से कम होगा। तो एक तो कंडीशन ये बना, और इसी का दूसरा कंडीशन बना क्या, रणधीर ऊपर हो जाएगा, देवू नीचे और कुणाल उसके नीचे, है ना। मतलब रणधीर के बाद कुणाल हो सकता है, देवू हो सकता है, या देवू हो सकता है, कुणाल हो सकता है। पहला स्टेटमेंट ये हुआ, ठीक। तो पहले से हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि रणधीर का जो अंक है वो कुणाल और देवू से क्या है, ज्यादा है, ठीक। चलिए दूसरे को अभी होल्ड कर दीजिए, क्योंकि दूसरे से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट लीजिए। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सोनल का अंक शंकर से अधिक है। तो सोनल का अधिक है किससे, शंकर से। तो ये बन जाएगा सोनल का अंक शंकर के अंक से क्या है, अधिक है। चौथा स्टेटमेंट ले लीजिए, क्या कह रहा है, नेहा का रणधीर से अधिक है। नेहा का अंक जो है रणधीर से क्या है, अधिक है। अब देखिए, क्या इन चारों को हम इकट्ठा करके कुछ रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं? तो हम कहें ये तो यहां से एडजस्ट हो जाएगा कि रणधीर के ऊपर नेहा हो जाएगी, है ना। लेकिन ये कहीं से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि सोनल का रणधीर, नेहा, देवू और किस क्या है, देवू और कुणाल से कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो ये नहीं मिल रहा। अब स्टेटमेंट 2 अगर हम लें तो कह रहा है कि कुणाल और शंकर के कुल अंकों का योग रणधीर के अंकों से अधिक है। अब देखिए, ये तो कंफर्म है ना कि कुणाल रणधीर से नीचे है, ये तो कंफर्म है कि कुणाल रणधीर से नीचे है। लेकिन अगर इसमें शंकर के ऐड कर दिया जाए, शंकर के अंक को ऐड कर दिया जाए, तो वह रणधीर से ज्यादा हो सकता है, हो जाता है। इसका मतलब यह है कि शंकर यहां भी हो सकता है, शंकर यहां भी हो सकता है, और शंकर यहां तो हो भी सकता है, ठीक। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे स्टेटमेंट में हम ये बताने के स्थिति में नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है ना, क्योंकि यहां पे सोनल का संबंध किसी के साथ नहीं है, और स्टेटमेंट 2 से हम कुछ भी निकालने की स्थिति में नहीं है। तो सबको अगर आप इंडिविजुअल हल करने का प्रयास करेंगे भी तो काम नहीं बनेगा, है ना। सबको अगर आप जैसे पहला स्टेटमेंट ले लें कि रणधीर को जो अंक मिले, रणधीर कैसे भी कर सकते हैं, कुणाल प्लस देवू स्मॉलर देन रंजीत, पहला तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा कि रणधीर इज लेस देन शंकर प्लस कुणाल, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सोनल इज ग्रेटर देन शंकर। और चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेहा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, रणधीर। तब भी हमारा काम बनने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल ये भी है, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। ABCD में प्रत्येक के पास 1000 रुपए हैं। ए बी को 200 रुपए दे देता है, जो सी को 100 रुपए दे देता है, जिसे डी से 300 रुपए मिलते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है, ठीक। आप जरा सा कोशिश करके लगाएं कि क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ABCD प्रत्येक के पास 1000 रुपए हैं, ए बी को 200 दे देता है, जो कि सी को 100 दे देता है, और जिसे डी से 300 रुपए ऑलरेडी मिलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, और सबके पास क्या है, 1000 रुपए है। ए बी सी और डी, और सबके पास हैं रुपए कितने, 1000। ठीक। कंडीशन क्या कि ए बी को 200 रुपए दे देता है, ये इसको कितना देता है, 200। जब ये इसको 200 दे दिया तो इसके पास कितने बचेंगे बताइए, 800, और इसके पास प्लस हो के कितने हो जाएंगे, 1200।
है ना, क्योंकि उसको 200 किससे मिले हैं, ए से मिले हैं। 1000 पहले से था तो कुल रुपए कितने हो गए, 1200 हो गए। ठीक, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि यह 100 रुपए सी को दे देता है। कितना, 100 रुपए सी को दे दिया, तो इसके पास कितने बच गए, 1100, और सी के पास कितने हो गए, 1100, है ना। सी के पास कितने हो गए, 1100। अब देखिए आगे कह रहा है कि जिसे डी से 300 रुपए मिलते हैं, ये लाइन पढ़िए, सी को 100 रुपए दे देता है बी, और जिसे डी से क्या मिलते हैं, 300 रुपए, मतलब डी इसको कितने देता है, 300 रुपए देता है। तो इसके पास कुल धनराशि हो गई कितनी, 1400, और सी डी के पास कितनी हो गई, 700, है ना। इसका मतलब हम कहें कि ए बी सी डी के पास रुपए कितने हैं, तो ए के पास है 800, बी के पास है 1100, सी के पास है 1400, और डी के पास है 700। क्यों है ऐसा, क्योंकि ए 200 रुपये बी को दे देता है, तो 1000 में 200 माइनस हो गए, कितने बचे, 800। डी 300 रुपये सी को दे देता है, इसीलिए उसके पास कितने बचे, तो 1000 माइनस 300 बराबर कितना बचा, 700। अब डी के पास जो रुपए थे उसमें से वो 100 रुपया किसको दे देता है, सी को, तो डी बी के पास कितने बचे, 1100, और सी के पास उसको 100 रुपये बी से मिले, 300 रुपये डी से मिले, और उसके पास 1000 था, तो कुल धनराशि कितनी हो गई, 1400। अब हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सी सबसे धनवान है। अब चूंकि उसके पास 1400 रुपए सबसे धनवान है, ये कोई स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि सी सबसे धनवान सही है, और हमसे क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये कभी कभी हमसे मिस हो जाता है, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं सही प्रश्न करने के बाद भी। तो प्रश्न को पूरा ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ें। ठीक, आगे कह रहा है डी सबसे निर्धन है, सही बात है। ए के पास 800, बी के पास 1100, सी के पास 1400, और डी के पास 700, तो सबसे कम डी के पास है ना, यह भी सही है, इसलिए क्या है, गलत है। बी डी से अधिक धनवान है, बिल्कुल है, क्योंकि डी के पास 700 है और बी के पास 1100 है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए क्या है, गलत है। अब कह रहा है कि ए डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं, सी के पास उससे अधिक धन है, ये गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि A प्लस डी का कुल धन कितना हो जाएगा, 800 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 1500, और C के पास कितने हैं, 1400। कह रहा है कि C के पास उससे अधिक धन है, तो 1500 से क्या अधिक धन है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसी के बारे में हमसे क्या किया है, पूछा है। तो इस प्रश्न में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, तो आप कहेंगे चौथा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, है ना, चौथा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे। पुनीत, केशव, गौरव, सरला एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है, इसका उत्तर देने के लिए वक्तव्यों पी और क्यू में दी गई जानकारी में कौन सी पर्याप्त है। मतलब हमको प्रश्न ये है, सबसे बड़ा कौन है ना, और पूछा ये है कि सबसे बड़ा कौन है, ये बताने के लिए हमको पी की जरूरत है कि क्यू की जरूरत है, कि दोनों की जरूरत है, कि दोनों की जरूरत नहीं है। किससे हम ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए किससे हम बता सकते हैं, इस चीज को देखते हैं। कितने में, पुनीत, केशव, गौरव, अशोक और सरला में। तो हम पहले पी लेते हैं, और पी कह रहा है केशव पुनीत और सरला से बड़ा है। अब देखिए केशव बड़ा है किससे, पुनीत से और सरला से भी। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज है, सरला यहां भी हो सकती है, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सरला यहां भी हो सकती है, सरला नीचे भी हो सकती है, और सरला ऊपर भी हो सकती है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि केशव इनसे बड़ा है। ठीक, लेकिन ये पता नहीं कि सरला पुनीत में कौन बड़ा है। सरला पुनीत से बड़ी भी हो सकती है और सरला पुनीत से छोटी भी हो सकती है। तो क्या बताइए, सिर्फ पी से हम ये बताने की स्थिति में हैं कि कौन बड़ा है, कहीं हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि गौरव और अशोक के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। गौरव और अशोक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
चलिए क्यू स्टेटमेंट को लेते हैं। गौरव अशोक से बड़ा लेकिन सरला से छोटा है ना। क्या कह रहा है? गौरव क्या है? अशोक से बड़ा है और सरला से क्या है? छोटा है ना। गौरव अशोक से बड़ा है और सरला से क्या है? छोटा है। तो सिर्फ क्यू से भी नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें, है ना, तो गौरव क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा और यहां पे कौन हो जाएगी? सरला। तो ये कंफर्म है कि केशव क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। हालांकि हम दूसरा छोटा नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि केशव क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सरला उससे छोटी है और सरला से छोटा कौन है? गौरव है और अशोक है, और पुनीत तो केशव से छोटा ही है ना। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है बताने के लिए हमको P और Q दोनों की आवश्यकता है। तो आप कह रहे हैं P और Q दोनों की जरूरत है। चौथा ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आइए आगे देखिए। बहुत ही बड़ा सवाल है और शानदार सा सवाल है। आप जरा इसको पढ़ें एक बार, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एक बार सभी लोग पढ़ें। मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र और लेखाशास्त्र प्रत्येक की एक 7 पुस्तकें एक मेज पर एक के ऊपर एक रखी गई। समाजशास्त्र सभी पुस्तकों से ऊपर है। लेखाशास्त्र, शिक्षा शास्त्र क्या है? निकटतम नीचे है। और शिक्षा शास्त्र क्या है? समाजशास्त्र के निकटतम क्या है? नीचे है। अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम क्या है? ऊपर है, मगर सबके बीच में नहीं है। हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के बीच अर्थशास्त्र है? कितनी पुस्तकें हैं? 7। आप 7 लाइन बना दीजिए, है ना। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहां पे एक को फिक्स कर दिया है कि समाजशास्त्र सबसे ऊपर है, इसलिए हमको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 7 पुस्तकें होंगी। समाजशास्त्र सबसे ऊपर है ना। अब देखिए लेखा शास्त्र शिक्षा शास्त्र के निकटतम नीचे, और शिक्षा शास्त्र किसके नीचे है? समाज शास्त्र के निकटतम नीचे है। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, और शिक्षा शास्त्र के नीचे क्या हो जाएगा? लेखा शास्त्र। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। अर्थशास्त्र मनोविज्ञान के निकटतम ऊपर है। अर्थशास्त्र ऊपर है किसके? मनोविज्ञान के, लेकिन कह रहा है कि बीच में नहीं है, मतलब इस जगह पे नहीं है। ठीक, और कह रहा है हिंदी मनोविज्ञान के निकटतम नीचे है, मतलब हिंदी है। अब इस सीक्वेंस को हमको यहां पे लगाना है, तो बीच में नहीं है, इसका मतलब यहां पे अर्थशास्त्र हो जाएगा। बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान, और यहां पे क्या हो जाएगा? हिंदी, है ना। हो गया अरेंजमेंट। क्या हो गया अरेंजमेंट? अब कह रहा है निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के बीच कौन है? अर्थशास्त्र। अब यहां पे कौन हो जाएगा? अंग्रेजी। बचा तो वही है ना, अंग्रेजी। और अर्थशास्त्र किन 2 पुस्तकों के बीच में है? तो आप कहेंगे मनोविज्ञान और अंग्रेजी, है ना। किन पुस्तकों के बीच है? मनोविज्ञान और अंग्रेजी के पुस्तकों के क्या है? बीच में। ठीक, अब देखिए दूसरे टाइप का ऑर्डर सीक्वेंस का ही दूसरा टाइप। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, है ना। ऑर्डर सीक्वेंस में ही इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और इन प्रश्नों को कैसे हल करना है? इनको तार्किक क्रम में सेट करना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण शब्द में क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब इसमें हमको देखना है कोई क्रम मिल जाए। ठीक, तो देखिए इसमें अगर हमको कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि देखिए यहां पे कुछ चीजें हमको पता होती है, जैसे विश्व सबसे बड़ा है ना, और अफ्रीका उसके अंदर आता है। अफ्रीका क्या है? एक देश है, और वह किसके अंतर्गत आता है? विश्व के अंतर्गत आता है। इसका मतलब अगर घटते हुए क्रम में होगा तो विश्व सबसे पहले होगा, और बढ़ते हुए क्रम में होगा तो क्या हो जाएगा? विश्व सबके बाद। और मिस्र है, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में देखें तो 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा ना, और 4 नंबर सबसे लास्ट किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में। तो देखिए क्या हो जाएगा? विश्व सबसे लास्ट में, है ना। अब देखिए होता क्या है, देखिए
ग्रेट पिरामिड कहाँ है? ग्रेट पिरामिड कहाँ है? गीजा में है ना। ग्रेट पिरामिड कहाँ है? गीजा में है। और गीजा कहाँ है? मिस्र में है। और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका किसके अंतर्गत आता है? विश्व के अंतर्गत आता है। ये हो गया अरेंजमेंट और ये हो गया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 3 नंबर, फिर आएगा आपका 5 नंबर, फिर आएगा आपका 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर, है ना। 3 5 1 2 4 यही इसका तार्किक क्रम होगा बढ़ते हुए क्रम में। और 3 5 1 2 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखें। ये तो बता लेंगे। दुनिया, मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, एशिया, महाराष्ट्र, भारत, है ना। अब देखिए ये प्रश्न जो है सेशल की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। सेशल की परीक्षा में बना ये प्रश्न है, अरेंज करिए। तो देखिए आप कहेंगे मुंबई, दुनिया सबसे लास्ट में, 1 नंबर सबसे लास्ट में, क्या यहीं पे आंसर कर दीजिए, हो गया, है ना। या आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में है। भारत कहाँ है? एशिया में है। और एशिया कहाँ है? विश्व में है ना, या दुनिया में है ना। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पहले 3 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, फिर 6 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा और फिर 1 नंबर आएगा। 3 2 5 6 4 1, 3 2 5 6 4 1। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न तेजी के साथ आप आंसर करिए जरा सा कमेंट बॉक्स में। अवरोही कालक्रम को लिखिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इसको हमको लिखना है। अच्छा, इसका ऑप्शन गलत होगा, देखिए शायद सही करा दिया है मैंने। एक क्वेश्चन गड़बड़ होगा, आरोही अवरोही हो गया, तो अवरोही कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अवरोही, अवरोही का मतलब होता है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। और आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा डेट हम इसमें लेंगे, और सबसे बड़ा डेट है क्या? ईयर है 1960, 1960 और 1960। इसका मतलब ये वाला 14/6/1960 ये सबसे बड़ा होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 25/5/1960 ये दूसरे नंबर पे आएगा, घटते हुए क्रम में जाना, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 14/5/1960, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 20/4/1950 और फिर क्या आ जाएगा? 15/4/1950, है ना। ये हो गया हमारा क्या? घटता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम का मतलब ये है कि 3 नंबर पहले पे आ गया, फिर उसके बाद क्या है? 5 नंबर, फिर उसके बाद क्या है? 2 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 1 नंबर। 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1 नहीं है ना। इसका मतलब ये जो है इसका घटता हुआ क्रम यही होगा 3 5 2 4 और 1। आप इसको जो है कुछ बदल लेंगे, यहाँ पे बदल लेंगे 3 5 2 4 1, है ना। अब मान लीजिए कि इसको हम आरोही क्रम में क्रमबद्ध करें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए क्रम में नीचे वाला सबसे पहले आ जाएगा क्या? 15/4/1950, ठीक। उसके बाद क्या है? 20/4 क्या जाएगा? 20/4/1950, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 14/5/1960। फिर क्या आ जाएगा? 25/5/1960 और फिर क्या आ जाएगा? 14/6/1960। अगर हम इस क्रम को देखें, तो 1 नंबर पहले पे आया है, 2 नंबर दूसरे पे आया है, 3 नंबर तीसरे पे आया है, 4 नंबर
14 5 1 4 आया है पहले, 1 4, फिर 1 4 के बाद क्या आया 2, देखिए यहां पे क्या हुआ है, 1 नंबर पहले आया है, फिर चौथा नंबर आया 4 नंबर, फिर क्या आया है 2 नंबर, फिर क्या आया है 5 नंबर, और फिर आया 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 यहां पे है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दिया है वो आरोही का दिया है, हमसे पूछा अवरोही, तो अवरोही पूछेगा तो ये आंसर होगा, और आरोही पूछेगा तो सी वाला आंसर होगा। एक ही प्रश्न में हम दोनों प्रश्न के लॉजिक को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, लेखन प्रकाश, लेखक, पाठक और विक्रय, है ना। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्या होगा, लेखन होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, लेखन होगा, लेखन के बाद यह प्रकाशन में जाएगा, है ना। नहीं, पहले लेखन कैसे होगा, पहले लेखन नहीं होगा, पहले लेखक होगा, है ना। और वो क्या करेगा, लेखन करेगा। पहले लेखक होगा, वो क्या करेगा, किताब को लिखेगा। लेखक हम नहीं पढ़ पाए, तो लेखक क्या करेगा, पहले किताब को लिखेगा, किताब को लिखने के बाद क्या करेगा, वो प्रकाशन में जाएगा, है ना। प्रकाशन के बाद क्या होगा, विक्रय होगा, और जब विक्रय हो जाएगा तो वह पाठक के पास पहुंचेगा और पाठक उसको पढ़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस 3 1 2 5 और 4, 3 1 2 5 और 4, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सबसे पहले लेखक होगा ना, वो किसी किताब को लिखेगा, पहले किताब लिखने के बाद जाएगी प्रकाशन में, है ना। प्रकाशन में वो प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद वो जाएगी कहां, विक्रय के लिए, बेचने के लिए जाएगी, और जब वो बिकेगी तब वो क्या होगा, पाठक के पास पहुंचेगा और पाठक उसको पढ़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 5 और 4। ठीक, आगे देखें, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जी, पकाना। ठीक, बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग रिप्लाई करें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, बाजार में जाके सब्जी देखेंगे, आप सब्जियां बहुत होंगी, आपको क्या लेना है आप अपने इच्छा के अनुसार, जैसी आपका मन हो खाने का, सब्जी देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, खरीदेंगे, खरीद के ला के तुरंत खा नहीं लेंगे, उसके बाद उसको पकाएंगे, और पकाने के बाद उसको भोजन करेंगे, खाएंगे, मतलब ये हो जाएगा क्या, 5वें नंबर पे। तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस, 3 4 1 3 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा बताइए, 4, है ना, फिर 1, फिर 5 और फिर 2, 3 4 1 5 2, क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 3 4 1 5 2। ठीक, आगे देखिए, इसको देखिए जरा सा आंसर दिए, विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्त, है ना, और उपाधि। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, विद्यार्थी होगा, वो क्या ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, है ना। सबसे पहले विद्यार्थी होगा, क्या करेगा, शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको डिग्री मिलेगी, जिसको हम कहते हैं उपाधि, है ना। डिग्री के बाद वो क्या करेगा, साक्षात्कार देगा, डिग्री लेके जाएगा और साक्षात्कार देगा, है ना। साक्षात्कार देने के बाद उसको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, और नौकरी करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेवानिवृत्त, है ना। नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेवानिवृत्त हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले 1 नंबर, 1 के बाद आएगा 4 नंबर, 4 के बाद आएगा 6 नंबर, 6 के बाद आएगा 3 नंबर, 3 के बाद आएगा 2 नंबर, और 2 के बाद क्या आएगा, 5 नंबर। 1 4 6 3 2 5, 1 4 6 3 2 5, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, लाल, हरा, बैंगनी, पीला और नारंगी।
है ना। लाल, हरा, बैगनी, पीला और नारंगी, ये क्या है, विबगोर, इंद्रधनुष लिख दिया गया है ना। ठीक, बैगनी पहले पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नीला है, इसमें नीला नहीं है। ठीक है, हरा है, दूसरे पे आ जाएगा। हरा के बाद पीला है, ये तीसरे पे आ जाएगा। फिर नारंगी क्या हो जाएगा, चौथे पे आ जाएगा। और लाल क्या हो जाएगा, पांचवें पे आ जाएगा। इसका मतलब सीक्वेंस क्या बना, 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, सदस्य होंगे। देखिए ध्यान से, क्या ध्यान में लिखिए शब्दों को तार्किक और पूर्ण। सबसे पहले क्या होंगे, सदस्य होंगे। सदस्य क्या बनेगा बताइए, परिवार बनेगा, है ना। सदस्य क्या बनेगा, परिवार बनेगा, है ना। परिवार से क्या बनेगा बताइए, है ना। परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। समुदाय से क्या बनेगा, इलाका बनेगा। सॉरी, ये 3 होगा ना। क्या बनेगा, इलाका बनेगा। और इलाका से क्या बनेगा, देश। और देश से क्या बनेगा, विश्व, है ना। इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 1 2 4 5 6, है ना। 3 2 1 2 4 5 6, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट दीजिए, यही हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। बात समझ में आई। तो यहां से आपका ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है, समाप्त होता है ना। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल विकास सिंह रीजनिंग तुरंत सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। विकास सिंह रीजनिंग को आप सर्च करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपके बहुत सारे लाभप्रद चीजें, नोट्स लेके सब कुछ वहां पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस में इससे ज्यादा टाइप के प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ऑर्डर सीक्वेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।